गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी क्लास में एक पाठ है हास्याकरण से निपटना। उस पाठ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हास्याकरण क्या होता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हास्य क्या है। आपका जो कॉपी होता है, पेज होता है, उसमें आप लिखने से पहले एक किनारे के साइड एक लाइन खींचते हो। तो लाइन के जो बाएं साइड का हिस्सा है उसको हाशिया बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, और बाकी बचे पेज पे आप लिखते हो उसको हम मुख्य धारा बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारा समाज भी इसी तरीके से बटा होता है। और समाज में जो कुछ वर्ग होते हैं, कुछ सामाजिक समूह होते हैं, वो मुख्य धारा में होते हैं, और कुछ सामाजिक समूह को उतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उतना सम्मान नहीं दिया जाता है, तो उनको हम हाशिए की ओर ढकेल देते हैं। जैसे समाज में अलग अलग सामाजिक समूह है, जाति के आधार पे अलग अलग समूहों में बटा है, धर्म के आधार पे अलग अलग समूह में बटा है, लिंग के आधार पे पुरुष और महिला और एक तृतीय लिंग है, तो अलग अलग सामाजिक समूह में बटा है। तो उनमें से आप देखोगे कि कुछ सामाजिक वर्गों के पास, कुछ सामाजिक समूहों के पास ज़्यादा अधिकार है, ज़्यादा सम्मान है, जबकि कुछ सामाजिक वर्गों के पास कम अधिकार है। तो इसी तरीके से देखोगे कि जो समाज में अधिकार है और जो सम्मान है वो मुख्य धारा में रहने वाले लोगों के पास ज़्यादा होता है, जो हाशिए पे धकेल दिए जाते हैं उनको कम अधिकार बोलते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि हमारे समाज में हाशियाकृत सामाजिक समूह कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कुछ जातियों को पीढ़ियों से या सदियों से जो है वंचना का शिकार होना पड़ा है, उनके साथ सामाजिक रूप से भेदभाव हुए, आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए, कई सारे सांस्कृतिक अधिकार उन्हें नहीं होते हैं। तो उनमें अगर हम पहचान करें तो आज जिस सामाजिक वर्ग है एक अनुसूचित जाति, उनमें जो तथाकथित छोटी जातियां कही जाती है, उन्हें सदियों से कुछ ऐसे अधिकार नहीं दिए गए, तो वो वंचित जाति समूह में आते हैं। फिर आदिवासी और जनजाति, क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका समाज के मुख्य धारा में रहने वाले लोगों से थोड़ा अलग होता है, तो उनके साथ भी लोग उनके समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। खास करके जो आदिवासी हैं, जिन जगहों पे वो रहते हैं, कई बार वो जगहें काफ़ी संसाधन वाले इलाके होते हैं। तो चूँकि मुख्य धारा के लोगों को उन संसाधनों का इस्तेमाल करना होता है, तो उन्हें उनके स्थान से विस्थापित करके और वहाँ से संसाधन इकट्ठा कर लिया जाता है, और उन आदिवासियों को अपने घर से बेघर होना पड़ता है। फिर वो शहरों में एक भटका हुआ जीवन जीते हैं। तो ऐसे में जनजाति और आदिवासी जो है जो सबसे अधिक विस्थापन की समस्या झेल रहे होते हैं। लैंगिक समूह में महिलाएं और तृतीय लिंग, आमतौर पे आपने देखा हो कि हमारा समाज पुरुष आधारित समाज है, पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, महिलाओं को अधिकार कम मिलते हैं, शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं, बाहर जाकर के रोजगार करने के अवसर कम मिलते हैं। इस कारण से महिलाएं और तृतीय लिंग के पास सामाजिक अनुभव भी कम होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होता है, सामाजिक अधिकार भी कम होता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, आपने देखा होगा कि एक समाज में कभी ऐसा होता है कि एक धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है। तो उन आधारों पर भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। जिनकी संख्या कम होती है भाषा बोलने के आधार पे, उनके साथ भी भेदभाव की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि कई सारे सामाजिक समूह जो हाशिए पे हैं, उनके साथ अधिकारों को लेकर के या सम्मान को लेकर के कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। जब हमारा संविधान लागू हुआ और समाज इतने वर्गों में बटा हुआ है, उनके बीच में भेदभाव है, समानता नहीं है, तो संविधान जब लागू हुआ तो संविधान इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या करता है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले जो संवैधानिक प्रावधान किए गए उसमें जो आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में कई सारे अधिकार दिए गए संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों के। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो समानता का अधिकार है, और हमारा जो मूल अधिकार है उसमें पहला अधिकार समानता का अधिकार है। तो ये पहला अधिकार को समानता का अधिकार रखने के पीछे वही सोच थी कि हमारा समाज जो अलग अलग वर्गों में बटा है, उनके बीच अधिकारों का अंतर है, उसको मिटाया जा सके। तो समानता का अधिकार रखा गया, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अब किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी एक मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या मतलब हुआ कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको अगर शोषण किया जाता है तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अदालत में जा करके अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सके, हासिल कर सके। तो अलग से ये अधिकार दिया गया। उसी तरीके से हमारे संविधान में एक और अधिकार है, अनुच्छेद 17 में, उसमें कहा गया है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। तो इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमारा समाज में जाति प्रथा में छुआछूत के वे व्यवहार किए जाते हैं, तो ये एक अमानवीय व्यवहार है। तो इसे समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि छुआछूत का अंत किया जाता है और इस तरह का व्यवहार करना एक
कानूनी अपराध होगा। तो ये सब प्रावधान किए गए। दूसरा प्रावधान जो है आरक्षण का है। आरक्षण का मतलब क्या हुआ कि नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में जो समूह वंचित रह गए हैं उनको अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो उनमें कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा उन वर्गों के लोगों के लिए, ताकि वो भी आगे आकर के बढ़ कर के पढ़ सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण को हम एक तरह के सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं तब तक जब तक समाज में सभी वर्गों के बीच में समानता स्थापित ना हो जाए। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो 1989 में एक कानून बनाया गया, यानी संविधान बनने के करीब 40-50 साल बाद भी ये महसूस किया गया कि अभी भी कुछ वर्गों के साथ जो भेदभाव है वो समाप्त नहीं हुआ, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार होते हैं। तो उन अत्याचारों से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाया गया, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसमें अगर दलित वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है, सामाजिक रूप से अपमान की घटना होती है, तो उससे निपटने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया जिसमें विशेष प्रावधान जोड़ा गया। तो इस तरह के जो कानून बने, इससे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा अधिकार मिला और वो थोड़े एम्पावर्ड महसूस हुए, शक्तिशाली महसूस किए। और इस तरह का जो हाशियाकृत समाज है उससे निपटने में अभी हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो समाधान है इनमें से संवैधानिक प्रावधान हो गया, नीतिगत आरक्षण हो गया या कानूनी प्रावधान हो गया, तो ये सबसे हाशियाकरण से निपटने में हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान काफ़ी नहीं है। व्यापक सामाजिक संवेदनशीलता भी जरूरी है, जहाँ जो उस शोषक या उत्पीड़क वर्ग से आते हैं उन्हें भी थोड़ा समझना होगा और वो उनके अधिकारों का सम्मान करना सीखे, थोड़ी संवेदनशीलता लाएं। तो इस तरीके से हम हाशियाकरण से हम निपट सकते हैं। हाशियाकरण मतलब मार्जिनलाइजेशन, कि समाज के सभी वर्ग मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और सभी एक दूसरे के साथ मेलजोल से और सामंजस्य से रह सकें। तो आप सभी इस वीडियो को देखना, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करना और उसके बाद आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या जैसे भी हो आप मुझ तक पहुँचो और आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।